दोस्तों, आज हम लोग जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा के उत्सर्जन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें अल्फ़ा कण है, बीटा कण है एवं गामा किरण है। तो अल्फ़ा कण निकलेगा तो क्या होता है, बीटा कण निकलेगा तो क्या होता है नाभिक में, और जब गामा किरण निकलेगी तो नाभिक में क्या होता है, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रहे कि अल्फ़ा और बीटा कण दोनों नाभिक से या किसी एक नाभिक से एक साथ कभी भी उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं। उसको आप लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है कि अल्फ़ा और बीटा कण दोनों एक साथ नहीं निकल सकते हैं। तो देखते हैं, नाभिक से अल्फ़ा कण, बीटा कण व गामा किरण का उत्सर्जन। अब देखिए, अल्फ़ा कण का उत्सर्जन पर हम लोग पहले बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक समीकरण ये दिया गया है आपको, ये आपको यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण दिया गया, ये समीकरण है आपको ये दिया गया है। समीकरण क्या है, किस तरीके से बनाया गया है? जेड परमाणु क्रमांक है, ए परमाणु द्रव्यमान है और यक्स कोई नाभिक है या कोई परमाणु है। तो यक्स यहाँ पर क्या है, कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है और जिसका परमाणु द्रव्यमान ए है। अब इससे कौन निकल रहा है? अल्फा कण निकल रहा है। निकल कौन रहा है इससे? अल्फा कण निकल रहा है। तो अल्फा कण जब निकलता है तो उसी अल्फा कण को यहाँ से निकलने पर क्या होता है, आप पहले से जानते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक जेड में 2 की कमी आती है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जेड था और यहाँ जब 2 की कमी आई है, इसमें से 2 माइनस कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान ये यहाँ पर ए है और इसके परमाणु द्रव्यमान ए में 4 की कमी आती है, इसलिए यहाँ पर -4 कर दिया गया। क्या किया गया है? परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आती है तो यहाँ पर A-4 किया गया है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, इसलिए Z-2 किया गया है। अब उसके बाद इसमें से निकला क्या है, +2He4। 2He4 आपका क्या है यहाँ पर, यही अल्फा कण है। 2He4 ये अल्फा कण है जिसे हम हीलियम नाभिक कहते हैं, क्योंकि ये 2He4 हीलियम का नाभिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए आपका ये अल्फा कण है जिसे हम हीलियम नाभिक भी कहते हैं। और चूंकि हीलियम नाभिक है तो और अल्फा कण है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अल्फा कण आपका धनात्मक होता है। अब हम समीकरण के रूप में देखें तो क्या हमारा समीकरण दोनों तरफ इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ए है परमाणु द्रव्यमान और यहाँ पर परमाणु क्रमांक जेड है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम इस 4 को इस यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब द्रव्यमान को, पहले दोनों इस साइड के द्रव्यमान को ऐड करेंगे तो A-4 और 4 आपका ए आ जाएगा। और उसके बाद Z-2 और ये 2 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये पूरा आपका जेड बचेगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो जेड एक्स से, और इस तरफ भी अगर इसको हम हल करेंगे तो जेड एक्स से हमको मिलेगा, जहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक और ये हमारा परमाणु द्रव्यमान है। तो अल्फा कण निकलने पर दोस्तों इस तरीके से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, और यहाँ से फिर आपका ये अल्फा कण हीलियम नाभिक के रूप में आपको मिल जाता है। अब इसके लिए चूंकि एक आपका समीकरण था, एक फॉर्मेट था, एक फार्मूला था, इसको हम समझते हैं यहाँ से यूरेनियम 92 लेते हैं। यूरेनियम 92 जब हम ले रहे हैं तो इस यूरेनियम 92 में और इसका परमाणु क्रमांक होता है यूरेनियम 92, जिसे बोला जाता है 92 का मतलब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 92 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 238 है। अब इससे एक अल्फा का निकल रहा है, मतलब 2He4 निकल रहा है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है, तो इस 92 से हम 2 को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया Z-2, तो यहाँ पर Z की जगह पर 92 है और यहाँ पर जो है -2 करेंगे ये, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो कितना आया, ये 90 आया, मतलब 92 और ये 90 आ रहा है। मतलब अगर आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है तो आप समझ लें कि ये अल्फा कण आपका निकल आया, और अल्फा कण निकलने पर जो ये 92 था, 92 से 2 माइनस हुआ तो ये 90 आपको मिल गया है। ठीक,
इसी प्रकार से आपके परमाणु द्रव्यमान में 238 था। जब इसमें से अल्फा कण निकल रहा है जिसका परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो यहाँ पर आपका ये 234 हो गया। तो हमको मिला क्या, अल्फा कण 2He4 नाभिक निकलने पर, या अल्फा कण या हीलियम नाभिक 2He4 निकलने पर हमें मिला है थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 234 होता है परमाणु द्रव्यमान। अब दूसरी चीज देखें, इसको फिर से हम बैलेंस करते हैं दोनों तरफ, तो 90 इसका परमाणु क्रमांक थोरियम का, और हीलियम नाभिक का परमाणु क्रमांक आपका 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 92। 90 + 2 आपका 92 हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान थोरियम का 234 और परमाणु द्रव्यमान हीलियम का 4, इनको जोड़ेंगे तो हमको 238 मिलेगा। ये कुल मिला करके परमाणु द्रव्यमान इस तरफ का जो है 238 और इस तरफ का परमाणु द्रव्यमान 238 बराबर है। और यहाँ पर 92 इस तरफ है आपका परमाणु क्रमांक, इस तरफ के 2 और इस तरफ के 90 मिल करके हमारे परमाणु क्रमांक 92 दोनों तरफ बराबर है। तो इस प्रकार से अल्फा कण जब आपका निकलता है तो अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो बीटा कण के उत्सर्जन होने पर क्या होता है। तो पहला बात तो हम बीटा कण में एक हमेशा से विवाद रहा है कि बीटा कण के उत्सर्जन में किस तरीके से परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जो कि कुछ समय बाद सुलझा लिया गया। बीटा कण निकलने पर होता क्या है कि बीटा कण जब निकलता है तो नाभिक का न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है। नाभिक का न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है और एंटी न्यूट्रॉनों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, मतलब न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है, प्रोटॉन में बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है और एंटी न्यूट्रॉनों में बदल रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन आपका बीटा कण कहलाता है। तो यहाँ से देख लें उसके भी को भी हम लोग, तो ये देखें यहाँ से बीटा कण के लिए ZXA क्या है, आपका परमाणु है और इसका Z परमाणु क्रमांक है और A इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। अब यहाँ से बीटा कण ये निकल रहा है। बीटा कण मतलब निकलने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई। पहले Z था, अब Z+1 हो गया, एक परमाणु क्रमांक इसका बढ़ गया है। और एक परमाणु क्रमांक जब इसका बढ़ रहा है, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है बीटा कण के निकलने से, इसलिए आपका द्रव्यमान वही है। अब यहाँ पर ये बीटा कण है आपका, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बीटा कण जो है, बीटा कण को ही आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आपको ध्यान रहे। बीटा कण को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, -1 आपका बीटा कण का जो है परमाणु क्रमांक हो रहा है। तो अब यहाँ से उसके बाद देख रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर निकल रहा है, मतलब आप के इस परमाणु से जो X था, इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकला है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला है। इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण हमारा ये Z+1 हो जा रहा है और परमाणु द्रव्यमान यही है। जब हम इसको फिर से बैलेंस करते हैं, Z+1 -1 1 हो जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक Z और इस तरफ Z ही रहता है, दोनों तरफ बराबर रहता है। और परमाणु द्रव्यमान A और A दोनों तरफ बराबर रहता है। इस प्रकार से हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर रहते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे न्यूट्रॉन, हमारा नाभिक का न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन है ये, और इस न्यूट्रॉन को आप जब देखेंगे तो न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 0 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है आपका। अब यहाँ से देखें तो ये बदल किस में रहा है, ये प्रोटॉन में बदल रहा है। अब प्रोटॉन का यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, पहला नंबर तो आप जान लीजिए प्रोटॉन है क्या चीज़, प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो यही 1 परमाणु क्रमांक वाला हाइड्रोजन आपका, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान जब 1 होता है हाइड्रोजन का, तो वही हमारा प्रोटॉन कहलाता है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, जिसको आप -β0 से दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, जिसे बीटा कण आप बोलते हैं, बीटा कण पर कोई द्रव्यमान नहीं होता। और उसके बाद यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, नाभिक का न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में परिवर्तित हो रहा है
और आपके इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो रहा है। जब यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमारा एक प्रोटॉन जो होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखें तो हमारे परमाणु क्रमांक में की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हम एक आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 90 आपका थोरियम का, 90 थोरियम से देख रहे हैं 90 थोरियम 234, 90 थोरियम 234 है ये। जब इससे आपका एक बीटा कण निकला, बीटा कण निकलने का मतलब यहाँ पर आप देख चुके हैं, बीटा कण निकलने का मतलब एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। तो यहाँ से परमाणु क्रमांक आपका 90 था 91 हो गया है, जबकि आपका जो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान था वो 234 वही रहा है। और ये जो आपका नया परमाणु मिला है ये आपका प्रोटेक्टेनियम है, और यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो भी आपको प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो जब अल्फा कण यहाँ से निकला है, अल्फा कण में देख रहे हैं, जब अल्फा कण निकला है तो हमें नया परमाणु मिला है थोरियम, और यहाँ से जब बीटा कण हमारा उत्सर्जन हो रहा है तो नया हमारा जो परमाणु मिला है वो प्रोटेक्टेनियम मिला है। अब दोनों की स्थितियों में आप क्या समझ रहे हैं, जब दोनों की स्थितियों में आप देख रहे हैं तो दोनों की स्थितियों में समझ रहे हैं कि जब हमारा अल्फा कण निकलता है और बीटा कण निकलता है तो हमारा नया परमाणु का नाभिक प्राप्त हो जाता है, नया परमाणु क्रमांक का तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। क्या समझ रहे हैं, जब अल्फा कण निकलेगा तब पर भी नए परमाणु क्रमांक का हमें नाभिक मिल जाएगा, नया परमाणु मिल जाएगा, नया तत्व मिल जाएगा। और जब बीटा कण निकलेगा तब पर भी हमारा क्या होगा, नया परमाणु का नाभिक मिल जाएगा, नया परमाणु क्रमांक मिल जाएगा और नए परमाणु क्रमांक का तत्व मिल जाएगा। तो अब आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि जब हमारा नया परमाणु बन जाता है तो अब जो बीटा निकलेगा या उसके बाद फिर अल्फा निकलेगा तो उस तत्व से नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखें, आप कैसी उदाहरण में देखें, 92 यूरेनियम 238 से अल्फा निकला कण निकला तो थोरियम हमको मिला था, और जब इसी थोरियम से हमें बीटा कण निकल रहा है तो प्रोटेक्टेनियम हो जाता है। तो अब आप देखें अल्फा कण निकला किससे, यूरेनियम से, तो बन गया थोरियम, और जब थोरियम से हमारा जो है बीटा कण निकला तो बन गया प्रोटेक्टेनियम। मतलब कि अब आपका जो पहले यूरेनियम से अल्फा कण निकला, अल्फा कण निकलने के बाद क्या निकल रहा है, बीटा कण निकल रहा है, लेकिन बीटा कण अब आपका यूरेनियम से नहीं निकल रहा है, बीटा कण अब आपका किससे निकल रहा है, थोरियम से निकल रहा है, और थोरियम से निकलने के बाद एक प्रोटेक्टेनियम बन गया। अब ध्यान दें कि जब आप यहाँ पर अल्फा और बीटा कण क्यों एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि जब अल्फा कण निकल जाएगा तब पर भी आपको एक नया तत्व मिलेगा, नया परमाणु मिलेगा, नया परमाणु का नाभिक मिलेगा, तो उससे निकलेगा आपका अगला कण, चाहे वो अल्फा कण निकले चाहे बीटा कण निकले। और जब बीटा कण निकल जाएगा तो फिर आपको नया परमाणु मिल जाएगा, नया परमाणु का नाभिक मिल जाएगा, नया परमाणु क्रमांक का तत्व मिल जाएगा, फिर उससे अल्फा कण निकलेगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो अल्फा कण निकले या बीटा कण निकले, एक नया तत्व मिल जाता है, और जैसे ही अल्फा कण या बीटा कण निकलता है वैसे ही आपको नया तत्व मिल जाता है, नए तत्व का परमाणु क्रमांक मिलता है, नए तत्व का परमाणु मिलता है, नए तत्व का नाभिक मिलता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दें, जब नया तत्व मिल गया तो उससे आप चाहे अल्फा निकले चाहे बीटा निकले वो फिर नए तत्व से निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी एक साथ किसी भी परमाणु से अल्फा और बीटा दोनों कण एक साथ नहीं निकल सकते हैं। समझ में बात आ गई ना, अल्फा और बीटा कण किसी भी परमाणु के नाभिक से साथ नहीं निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अगर अल्फा निकल गया या बीटा कण निकल गया, कोई जो भी एक पहले निकला, कोई भी कण निकला नहीं कि वो आपका परमाणु का नाभिक, वो आपका परमाणु नया नाभिक बन जाएगा, नया परमाणु क्रमांक का तत्व बन जाएगा। इसलिए जो अगला कण निकलेगा वो उस नए तत्व से निकलेगा, नए परमाणु क्रमांक से निकलेगा, नए नाभिक से निकलेगा। इसलिए कभी भी अल्फा और बीटा कण एक साथ नहीं निकलते हैं। समझ बात आ गई। अब गामा किरण उत्सर्जन पर बात कर लेते हैं। गामा किरण का जब उत्सर्जन होगा तो क्या होगा मित्रों, गामा किरण के उत्सर्जन में सिर्फ ऊर्जा पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब गामा आपका किरण निकलता है तो अल्फा कण निकलने के बाद तत्व के पास परमाणु के नाभिक में कुछ ऊर्जा जो है विभिन्न ऊर्जा स्तर में रहती है, जिसके कारण वो ऊर्जा अनियंत्रित असंतुलित रहती है। क्या रहती है ऊर्जा, अगर आपका अल्फा कण निकला या बीटा कण निकला तो फिर आपकी जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा अल्फा कण या बीटा कण निकलने के बाद असंतुलित अवस्था में विभिन्न कक्षाओं में रहती है और अनियंत्रित रहती है। और उस नाभिक के नियंत्रण के लिए
ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है, और इसी ऊर्जा के उत्सर्जन को ही हम गामा किरण कहते हैं। जब नाभिक के संतुलन के लिए अल्फा कण और बीटा कण निकल जाते हैं, तो नाभिक के संतुलन बनाए रखने के लिए जो उसमें ऊर्जा अतिरिक्त रहती है, जो असंतुलित ऊर्जा रहती है, वही ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो उसी ऊर्जा को हम क्या का नाम देते हैं, गामा किरण नाम देते हैं। तो इसलिए मित्रों, गामा किरण के निकलने से किसी भी नाभिक के या किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है। तो मित्रों, ये आप समझ गए हैं अच्छी तरीके से। अल्फा कण निकलेगा तो क्या होगा, बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा। अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, और जब बीटा कण निकलेगा तो परमाणु द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। और जब आपका हीलियम आपका गामा किरण निकलेगी तो गामा किरण निकलने पर सिर्फ ऊर्जा में ही परिवर्तन होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर एक मेन बिंदु आपको ये ध्यान देना है कि बीटा कण कैसे निकलता है, तो किस प्रकार से आपका वृद्धि हो जाती है, किसमें, परमाणु क्रमांक में। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका जब नाभिक का न्यूट्रॉन होता है, वही नाभिक का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होता है, और एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित होता है। तो वही जब आपका प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो प्रोटॉन नाभिक में ही रह जाता है, और इस कारण से नाभिक में एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलता है हमको, वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता जाता है। वही इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन के द्वारा परिवर्तित हुआ रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में, तो वही इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से उत्सर्जित होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा कण कहते हैं। समझ में आ गई। अब हम लोग इसके अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब यहाँ से इससे जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।